हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 13 अगस्त 2026 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली इन दो आर्टिकल्स के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, लेकिन उससे पहले आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखते हैं और फिर इन आर्टिकल्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज है और यहाँ पर जो टाटा सन्स है उसको लेकर एक खबर है कि जो चंद्रशेखरन है, ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो हैं, अब उन्होंने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि अब उनका जो जो इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी 6 महीने पहले, उसमें ये प्रपोजल था कि इनका जो टेन्योर है उसको ना बढ़ाया जाए। ठीक है, उस प्रपोजल को डिफर किया गया और इसके बाद जो है ये अब टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं रहेंगे। ठीक है ना। और ये फैसला जो है वो जब फरवरी 2027 में इनका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो आज पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है 13 अगस्त को। और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका कहना है कि वो सदन में सभी तरीके के जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है। और अब लेकिन आज अब बहुत कम आप कह सकते हैं कि समय रहेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन वैसे भी सत्र के कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस होता नहीं है। तो इट इज़ रियली अनलाइकली कि ऐसा कुछ होगा कि वहाँ पर इनका कोई डिस्कशन वगैरह या इस तरीके की कोई चर्चा वगैरह जो है वो होगी। ठीक है ना। अब वो देखने वाली बात रहेगी कि आज का दिन किस तरीके से चलता है। फिर यहाँ पर हम बात करें कि जस्टिस वर्मा, जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनके जो दिल्ली के आवास पर पिछले साल आपको पता होगा कि बहुत सारा जला हुआ कैश मिला था, तो उसको लेकर जो इन्होंने जवाब दिया है, ठीक है, वो जवाब गलत है। उनका रिप्लाई जो है वो फॉल्स है और इससे ग्रेव सस्पिशन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो आशंका या आप कह सकते हैं कि शंका पैदा होती है। ठीक है, बेसिकली ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा एक 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करी और वो रिपोर्ट जो है वो कल संसद में सामने जब टेबल की गई तो वहाँ पर ये बातें सामने आई हैं। ठीक है, अब वी विल लुक इन द फ्यूचर कि इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं। आज एक्सप्लेन पेज जो है वो इसके पहले यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को दो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। यूपीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि यूपीआई जो है वो पिछले लगभग 1 डेढ़ दशक में यूपीआई की ग्रोथ किस तरीके से रही है और इसके आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स या प्रोग्रेस ऑफ यूपीआई इस तरीके से, है ना, और क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो। तो देखिए, 2012 से 15 की अपना जो आरबीआई का एक विजन डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसमें आरबीआई ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया था जो अगर हम आज उसको देखें 2026 में तो वो हमें अनइमेजिनेबल दिखता है। ठीक है, उस समय उनका ये कहना था कि एन एवरेज इंडियन वाज मेकिंग ओनली 6 नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन अ ईयर, यानी कि नॉन कैश या आप कह सकते हैं कि कैश रहित। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है वो एक साल में एक एवरेज इंडियन कितने कर रहा है, सिर्फ 6। ये बात की जा रही है 2012 से 15 के बीच का इन्होंने बताया था। ठीक है, लेकिन आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अ डिकेड एंड अ हाफ लेटर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 दशक या 15 सालों के बाद 2025-26 में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी जो नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं कितने हो रहे हैं, लगभग 28,000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, और इनमें से भी जो 86% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हैं वो उस सिस्टम से हो रहे हैं जो एक साल, एक डिकेड पहले, 1 दशक पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और वो सिस्टम क्या है, यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो 55 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और 703 एंटिटीज़, बैंक से लेकर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इन ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इस यूपीआई को बने हुए इस साल अगस्त का जो महीना है इसमें 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, इसको 2016 के अप्रैल में पायलट के रूप में लॉन्च किया गया था और फुल्ली ऑपरेशनल ये हुआ है उसी साल यानी कि 2016 के अगस्त से, तो इसलिए 2026 के अगस्त में इसको 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, इट इज़ नाउ एट अ क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का मतलब है अब इसकी जो जर्नी है उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया है ना, कि अब बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन इसके थ्रू हो रहे हैं। इसके बाद 2007 का एक एक्ट था, दैट इज पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। इसमें कुछ बदलाव किया गया। पहले बेसिकली क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे, है ना, जैसे आप किसी भी व्यापारी को कुछ आपने खरीदा, उसको आप यूपीआई से या डिजिटल अगर इस तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, खासकर यूपीआई की अगर हम बात करें, तो पहले उसमें क्या होता था कि उसको उसके पास वो पैसा आएगा, फिर उसको अकाउंट में अगर अपने पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए उसको फी चार्ज करनी पड़ती थी, उसको उससे फी चार्ज की जाती थी मर्चेंट से।
लेकिन 2007 का ये जो एक्ट में बेसिकली बदलाव किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो ये जो बैरियर था, इस बैरियर को खत्म कर दिया गया। तो उससे फिर यूपीआई का जो चलन है, ठीक है, जो यूपीआई का यूज़ है वो आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि उससे पहले जो है वो मर्चेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि अगर हम यूपीआई से पैसा लेंगे तो फिर हमारा पैसा जो है वो कुछ उनको परसेंट उसका देना पड़ता था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूपीआई को डेवलप किसने किया है, एक आरबीआई रेगुलेटेड संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन्होंने बनाया है, ठीक है। इस पर काम जो है वो 2013 12-13 में शुरू होता है। और पेमेंट सिस्टम का जो विजन डॉक्यूमेंट था 2012 से 15 का, उसमें कुछ नोटवर्दी पॉइंट जो है वो बताए गए, इंक्लूडिंग हाउ डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अ लेस कैश सोसाइटी नियरली अ थर्ड ऑफ ई कॉमर्स परचेजेस वर बीइंग पेड वाया कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि मतलब लेस कैश सोसाइटी की तरफ ये लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अ थर्ड ऑफ ई कॉमर्स परचेजेस, मतलब जितना भी ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदा जाता है उसका 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/3 जो है वो फिर भी कैश ऑन डिलीवरी से ही पेमेंट हो रहा था। मतलब उस समय भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन कैश इकोनॉमी की तरफ इंक्लाइंड नहीं थे। अब इसके बाद नवंबर 2016 में सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया जिसको कहा गया डीमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। तो डीमोनेटाइजेशन के दौरान क्या हुआ कि कैशलेस एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत मतलब बढ़ी अचानक से। हालांकि मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो नहीं था। दिसंबर 2017 की अगर हम बात करें तो जो मंथली ट्रांजैक्शन था उसकी वैल्यू फिर भी 10,000 करोड़ से कम की थी, है ना, और 1 लाख करोड़ पार करने में उसको 1 साल और लगा, ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट मोर वॉज नीडेड फॉर डिजिटल पेमेंट्स टू ट्रूली टेक ऑफ, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ने के लिए, और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। और उस समय जो ये की हिंड्रेंस बताया गया वो यही था, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वही कि जो मर्चेंट मतलब उसको अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ फीस पे करनी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमडीआर के ऑब्स्टिकल है उसको कैसे दूर किया गया, तो देखिए यहाँ पर एक नंदन नीलेकणी जो है उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई, दैट इज हाई लेवल कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इसने कहा 2019 के मई में दैट कस्टमर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स नॉट बी चार्ज बाय देयर बैंक्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड द गवर्नमेंट मस्ट सब्सिडाइज एमडीआर ऑन ट्रांजेक्शंस अप टू ₹2000। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये फैसला लिया इस कमेटी के द्वारा कि जो छोटे मर्चेंट्स हैं और जो मतलब रेगुलर आप कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, या जो पी टू पी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पी टू पी मतलब पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और जो 2000 तक के ट्रांजेक्शन हैं उनमें बेसिकली सरकार जो है वो एमडीआर को सब्सिडाइज करेगी, ठीक है, कि मतलब सरकार जो है वो उसका बोझ उठाएगी। और इसको जो है वो एक्सेप्ट किया गया और गवर्नमेंट ने 2020 में शुरुआत किया यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स अप टू ₹2000 टू स्मॉल मर्चेंट्स, उनको सब्सिडाइज करना सरकार ने शुरू किया, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 0.15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, द सब्सिडी वाज शेयर्ड अमंग बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो बेसिकली इन सबके बीच में ये जो एमडीआर की वैल्यू थी, ठीक है, कि मतलब जितना ट्रांजैक्शन होगा उसका 0.15% ये इन सबके बीच में जो सब्सिडी मिली गई सरकार की तरफ से दी गई उसको इन्होंने शेयर किया, ठीक है। अब इसके बाद जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया 2020-21 में, तब उसके बाद यूपीआई के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों ने जो है वो मतलब कोरोना में सब कुछ मतलब टच वगैरह नहीं करना था, तो लोगों ने ये कहा कि चलो कैश ट्रांसफ़र नहीं करना है, मतलब एक दूसरे से नोट नहीं छूने, तो इसलिए बेटर है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू करें। तो उस समय यूपीआई जो है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट हुआ। लेकिन इससे पहले भी बताया गया है कि बट इवन बिफोर दिस प्राइवेट मनी वॉज फ्लोइंग इनटू इंडियाज डिजिटल पेमेंट सेक्टर एट अ ट्रिमेंडस पेस। लेकिन इससे पहले भी, है ना, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें प्राइवेट मनी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा था। देखिए यहाँ पर बताया गया है, मतलब प्राइवेट मनी इन द सेंस कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन फिनटेक फर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्ली 2019 में और उसके बाद 2021 में फिर से बढ़ता है, जब पेमेंट फर्म्स टुक अप नियरली हाफ द वॉल्यूम मेकिंग अ शिफ्ट इन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब पेमेंट फर्म्स जो है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी कंपनीज में होने लगा जिनका कोर बिजनेस क्या था, प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज, ठीक है ना, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया या फोन पे वगैरह, इस तरह की कंपनीज जो हो गई, या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही थी, उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। द स्पाइक इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डील्स इन 2019 रिलेटेड टू द ग्रोइंग अडॉप्शन ऑफ यूपीआई बैंड बाय एंड लार्ज डील्स बाय पेटीएम एंड फोन पे। वही मैंने बताया कि ना जो यूपीआई का अडॉप्शन बढ़ रहा था, जो पेटीएम और फोन पे ने डील्स करी, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से हुआ। 2021 में अगर हम बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूज़ करने की लोगों में जो प्रेफरेंस बढ़ी,
तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर से इसमें देखने को मिला 2019 में भी और 2021 में भी। इसके बाद अगर हम बात करें टू लेट फॉर बैंक्स, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि दैट पीरियड ऑफ इमेंस इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज डिजिटल पेमेंट सेक्टर हैज लेड टू एन एंटायरली न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स डोमिनेटिंग द स्पेस इन सच अ मैनर दैट इवन द कंट्रीज टॉप बैंक स्टेट बैंक इंडिया कांट कैच अप। मतलब इस सेक्टर में, ये सेक्टर जो है वो इतनी तेजी से ग्रो किया कि इसमें जो नए प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो अब डोमिनेट करने लगे, और जो देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो तक जो है इसको कैचअप नहीं कर पाया। इसको लेकर एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि आई थिंक वी हैव डेफिनेटली मिस द पेमेंट्स बस एंड इट्स टू लेट टू कैच अप, कि अब हम इस चीज़ को जो है वो मतलब मिस कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हमने कैच नहीं किया, ग्रैब नहीं किया, और अब हम इसको कैच नहीं कर सकते, अब हम बहुत पीछे हो चुके हैं। आई डोंट थिंक एनी बैंक कैन रीच द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दे हैव बिल्ट। ठीक है, कि मतलब जितना ये वॉल्यूम इसका बढ़ चुका है, अब कोई भी बैंक उसको उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। एंड सेटी वॉज रेफरिंग टू द प्लेयर्स हॉगिंग द यूपीआई वॉल्यूम्स। ठीक है, जैसे कि फोन पे, वॉलमार्ट बैक्ड कंपनी है फोन पे, गूगल पे, उनकी वो बात कर रहे थे। और ये जो दो कंपनीज हैं, ठीक है, जिसको यूएस का जो वॉलमार्ट है वो बैक करता है, जुलाई के महीने की बात की गई है कि जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें से 80% ट्रांजेक्शन्स इन दो जो प्रोवाइडर्स हैं फोन पे और गूगल पे, इनके द्वारा जो है वो हैंडल किए गए। और 83% ऑफ द वैल्यू, आप समझ सकते हैं कि फोन पे और गूगल पे जो है वो कितनी बड़ी कंपनीज बन चुकी है, ठीक है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस हैज रिजन so sharply that they have left behind more traditional non-cash payment methods such as debit and credit cards। मतलब पहले से अगर हम बात करें नॉन कैश पेमेंट्स की, तो वो क्या होते थे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब यूपीआई के ट्रांजेक्शन जो है वो इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो पहले ट्रेडिशनल नॉन कैश पेमेंट सिस्टम माने जाते थे, वो काफ़ी पीछे छूट गए। अगर हम नंबर ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स की बात करें, एक्सक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल, मतलब एटीएम से जो पैसा निकाल जाता है उसके अलावा अगर हम बात करें, तो इस साल के मई के महीने में ये सिर्फ 17% जो था वो ज़्यादा था, एट 70 करोड़ देन इन नवंबर 2019। मतलब नवंबर 2019 से अभी तक अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ 17% बढ़ा है। और वहीं अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो ये 1800% बढ़ा है। ठीक है, एंड दिस ह्यूज इंक्रीज इज नॉट विदाउट अ राइज इन इट्स अंडरलाइंग कॉस्ट। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। वो कॉस्ट वही है ना, जो एमडीआर वगैरह होता तो उससे सरकार को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने में पैसा मिलता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, और बदले में सरकार को जो है वो सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, द स्केल ऑफ डिजिटल पेमेंट्स टुडे मीन्स दैट इवन अ रिलेटिवली स्मॉल unrecovered cost per transaction can translate into a significant financial burden across banks, payment service providers and अदर इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स। मतलब वही बता रहे हैं कि जो उससे पैसा मिलता है वो नहीं मिल रहा है ना। तो इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट द पेमेंट्स इंडस्ट्री हैज बीन कॉलिंग फॉर द रिटर्न ऑफ एमडीआर ऑन यूपीआई एंड रूपे डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। तो इसीलिए जो पेमेंट इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि यूपीआई और जो रूपे डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन है उसमें एमडीआर को वापस लाया जाए। ठीक है, सेंटर जो है मैंने बताया कि जो परसेंट टू मर्चेंट पेमेंट्स हैं 2000 रुपये तक के, उसको सब्सिडाइज करती है सरकार। लेकिन जितना सब्सिडाइज करके उनको पैसा मिलता है, ठीक है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह बनाने के लिए जो पैसा आप चाहिए वो उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो 20,000 करोड़ के आसपास का लगता है साल में, उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो कोर यूपीआई के लिए जीरो एमडीआर हैज़ बीन द राइट कॉल। इट इज़ व्हाट अलाउड द इकोसिस्टम टू रीच स्मॉलर मर्चेंट्स एंड ड्राइव अडॉप्शन एट स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पे यू के सीईओ है निर्बान मुखर्जी, उनका कहना है कि कोर यूपीआई के लिए जीरो एमडीआर जो है वो ठीक है, क्योंकि इससे बेसिकली वो छोटे मर्चेंट्स तक पहुँचा, और ये जो मतलब फैसिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि ये जो मेथड है पेमेंट का यूपीआई का, ये स्केल पे बढ़ा। क्योंकि अदरवाइज वही है कि अगर एमडीआर वगैरह होता तो छोटे मर्चेंट जो है वो इसको अडॉप्ट ही नहीं करते, है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू। लेकिन द फ्यूचर जो है दैट कैन नॉट कांट ओनली अबाउट कांट बी ओनली अबाउट प्रोसेसिंग मोर ट्रांजेक्शंस एंड नेक्स्ट फेज नीड्स टू बी अबाउट क्रिएटिंग मोर वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि मतलब फ्यूचर ये नहीं हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें, बट आपको ये करना होगा कि हर ट्रांजेक्शन में ज़्यादा वैल्यू इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखा गया है कि एज यूपीआई डीपन्स इट रीच, इट ऑल्सो लेज द फाउंडेशन फॉर समथिंग इवन मोर ट्रांसफॉर्मेटिव, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, देखो कि ऐसे मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को जिन्होंने आज तक कभी क्रेडिट नहीं लिया है, तो उनको भी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और डेटा ड्रिवन क्रेडिट इससे मिल सकता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर करेंगे, ठीक है, तो आप अपने ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर भी, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स अगर आप किसी को दिखाते हैं तो उससे ये प्रूफ होगा कि आपके पास मतलब एक कह सकते हैं कि रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है, तभी आप इतना पेमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो उसके बेसिस पर भी आपको जो है वो क्रेडिट या लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। कैलिब्रेटेड एमडीआर फ्रेमवर्क फॉर लार्जर मर्चेंट्स कुड हेल्प अस गेट देयर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द
accessibility that made UPI successful in the first place। तो इनका यही कहना है कि एक ऐसा MDR फ्रेमवर्क बनाया जाए जो लार्जर मर्चेंट्स के लिए हो, छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि छोटे मर्चेंट्स के लिए होगा तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो बड़े मर्चेंट्स के लिए इसको किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि जो यूपीआई की अभी तक सक्सेस हमें देखने को मिली है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो पेमेंट इंडस्ट्री है वो ये मांग कर रही है कि 0.3 से लेकर 0.6 तक का जो है एमडीआर लगाया जाए 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन में, ठीक है, जो लार्ज मर्चेंट्स के लिए हो। और 2,000 रुपये से के जो ट्रांजेक्शन अगर उसकी हम बात करें तो वो जितने भी ये पर्सन टू मर्चेंट वाले पेमेंट्स होते हैं उसका सिर्फ 4% ट्रांजेक्शन जो है वो 2,000 रुपये से ऊपर का होता है, लेकिन उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 68% है, क्योंकि ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन वहाँ पर होते हैं। बट इसका मतलब आप ये समझिए कि 4% ट्रांजेक्शन होने का मतलब है कि ज़्यादा लोग वो नहीं कर रहे हैं, हालांकि कर कम बहुत बहुत कम लोग रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बात बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ बीन सिमिलर विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेइंग इन अ स्टेटमेंट ऑन सैटरडे दैट रिलाइंग ऑन सब्सिडीज अलोन इज नॉट वायबल फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कि मतलब सरकार भी इस तरफ इशारा दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के ऊपर निर्भर रहना ये नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ के लिए सही नहीं है। दिस नेक्स्ट वेव ऑफ यूपीआई ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट विल कम फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, कि जो नेक्स्ट वेव आएगी यूपीआई ग्रोथ की वो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज से आएगी। पेमेंट इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स आल्सो पॉइंट टू एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली अभी आपको पता है कि 9 देशों में जो है वो यूपीआई ऑपरेशनल है, जैसे कि भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, कतार एंड कम्बोडिया। ठीक है, अलग अलग मतलब डिग्री पे जो है वो मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन इन 9 देशों में ऑपरेशनल है। ठीक है, इसके बाद ऐसे देशों में एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है जो कि इंडियन टूरिस्ट और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हॉटस्पॉट्स, मतलब जहाँ पर इंडियन टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते हैं या माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी सिंगापुर के साथ भी पार्टनरशिप चल रही है, जिसका जो पे नाउ फास्ट पे सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, वो यूपीआई के साथ लिंक कर दिया गया है। 3 साल हो गए हैं उसको भी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इंटरनेशनल बैंक के जो ट्रांसफ़र हैं, मतलब अगर आपको कहीं विदेश में पैसा भेजना है तो उसमें 2 इशूज़ हैं। पहली बात तो यह है कि कई दिन लग जाते हैं पेमेंट सेटल होने में, और दूसरी बात ये भी है कि जो कॉस्ट है वो भी 7% के आसपास होती है, यानी कि अगर आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 7% तो आपको फीस ही देनी पड़ेगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का भी ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रिप्लेस किया जा कर सकता है इसको भी, है ना। देखो इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये 2 ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको। यूपीआई हैज़ डबल इट्स शेयर इन रिटेल पेमेंट सिंस 2019। ठीक है, यहाँ पर इसका शेयर दिखाया गया है कि 2019 में बात करें तो लगभग 40% के आसपास था, और आज अगर हम बात करें तो 80% के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है ना, और बाकी ये वाला जो है ये कार्ड्स का है, ये यूपीआई है, ये वाला कार्ड्स है, और ये वाला जो है वो अदर रिटेल डिजिटल पेमेंट्स है। इसके बाद फ़ोनपे और गूगल पे का जो है आपको शेयर दिखाया गया है कि वॉल्यूम शेयर और वैल्यू शेयर की अगर आप बात करें तो फ़ोनपे जितने भी मतलब टोटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें से 46% जो है वो फ़ोनपे के थ्रू हो रहे हैं, 32.9% के आसपास गूगल पे से हो रहे हैं, और सिर्फ 8% के आसपास पेटीएम से हो रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू में भी बात करें तो लगभग 49% के आसपास जो है वो इसका है, फ़ोनपे का है, 34% गूगल पे का है, और 7% के आसपास पेटीएम का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 2 जो हैं वो बहुत जाइंट्स बन चुके हैं इस सेक्टर में। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द टोटल सोलर एक्लिप्स की। ठीक है, ये ऐसा बताया गया है कि ये एक बेस्ट टाइम होता है अगर आपको सोलर का जो कोरोना वाला रीजन होता है, जिसको इनविजिबल पार्ट कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल सन के टाइम पे वो नहीं दिखाई देता, तो उसको स्टडी करने का ये बेस्ट टाइम है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेसिकली कंटेक्स्ट में इसलिए आया है क्योंकि यूरोप में जो है वो अपना पहला टोटल सोलर एक्लिप्स विटनेस किया है 27 सालों में। ठीक है, मतलब ये इंडिया के टाइम के अनुसार कल रात और आज सुबह के बीच में देखने को मिला है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब होता है ये आपको पता है कि जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून। ठीक है, और वो सन की कुछ या पूरी की पूरी जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जो लेटर फिनोमेना है, लेटर मतलब कि जब वो सारी की सारी सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है उसको कहा जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही एक रेयर अकरेंस होता है टोटल सोलर एक्लिप्स का, क्योंकि उसके लिए सन, मून और अर्थ जो है उन तीनों को एक लाइन में होना चाहिए, है ना, तभी टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि हालांकि सारा का सारा जो यूरोप है वो टोटलिटी को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। टोटलिटी का मतलब है कि जहाँ पर ये आप कह सकते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स विजिबल होगा। ठीक है, द फेज व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन सरफेस, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट विल स्टिल एक्सपीरियंस नियर नाइट लाइक कंडीशन। लेकिन ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में जो है यूरोप में नाइट लाइक कंडीशंस जो है वो दिन में देखने को मिलेगी, क्योंकि सन के आगे से अगर पूरा का पूरा मून आ जाएगा, उसको कवर कर लेगा, ढक लेगा, तो वहाँ पर रात जैसी कंडीशन बन जाएगी। और सोलर एक्लिप्स जो है वो एक ऐसा बेस्ट टाइम है साइंटिस्ट के लिए सन को स्टडी अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, अब सन को स्टडी हमें क्यों करना है, तो उसके लिए देखिए
कि ऐसे साइंटिस्ट के लिए जो सन के कोरोना को और इनर कोरोना को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, कोरोना का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर फ्लेयर ट्रिगर करता है और कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं उससे। ठीक है, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स में डिसरप्शन हो सकता है, या फिर जो हमारे बाकी जीपीएस या अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स है अर्थ पर, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकते हैं। कोरोना बेसिकली क्या है? कोरोना है सन का आउटर मोस्ट एटमोसफेयर। ठीक है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन स्पेस में ये फैला हुआ है। और इनर कोरोना जो है वो पार्ट ऑफ द सन्स आउटर एटमोसफेयर, जो कि स्टार के या सन के सरफेस से सबसे नज़दीक है। हालांकि वो बहुत ही फेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए सन को क्या करना पड़ता है कि जो सोलर डिस्क है, ठीक है, उसको ब्लॉक करना पड़ता है आर्टिफिशियली एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जिसको कहा जाता है कोरोनाग्राफ, है ना, जो कि जो सोलर प्रोब्स या मिशन होते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि जो आदित्य 1 L1 मिशन वगैरह उनमें भी ऊपर ये लगा हुआ है। तो कई सारे ओकेजन्स पे हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो लाइट स्कैटर होती है उससे अफेक्ट हो जाते हैं, और उससे जो इनर कोरोना है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्व करना उसको इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सोलर एक्लिप्स कैसे इसमें हेल्प करता है? देखो, टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान जो मून है वो सोलर डिस्क को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है। तो उससे क्या है कि जो इनर कोरोना है वो बेसिकली आपको लूनर बॉडी यानी कि मून के अराउंड एक हेलो के रूप में दिखाई देगा। हेलो मतलब इस तरीके का एक चक्र जैसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज मून, और इसके बाहर जो ये आपको दिख रहा है ब्राइट सी लाइट एक हेलो के रूप में, ये क्या है? दिस इज द इनर कोरोना। और ये जो बाहर की तरफ फैला हुआ है और ज्यादा, दैट इज द आउटर कोरोना। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो हीलियोफिजिसिस्ट हैं, हीलियोफिजिसिस्ट मतलब जो सन और उससे होने वाले इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनको एक वैल्यूएबल विंडो मिलती है कि वो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सोलर एटमॉस्फेयर का ड्यूरिंग द एक्लिप्स। ठीक है, जब भी एक्लिप्स होता है तो ब्राइट इनर डिस्क जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और फेंटर आउटर एटमॉस्फेयर जो है वो रिवील होता है, जिसको सोलर कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक्लिप्स जो है वो एक क्लूज देता है अबाउट द अंडरलाइंग मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सन्स कोरोना। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो एस्ट्रोफिजिस्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर एक और फैक्टर है जो कंसिडर करने का, वो है सोलर साइकिल। ये बेसिकली 11 साल की ऐसी साइकिल होती है जिस दौरान जो सन की एक्टिविटी है वो राइज और फॉल करती है। ठीक है, तो मार्क्ड बाय चेंजेस इन द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और अदर एक्टिविटीज, मतलब सन के ऊपर होने वाली जो एक्टिविटी है वो 11 साल में बढ़ती है फिर कम होती है, वो एक फेज चलता है। ठीक है, करंट सोलर साइकिल की अगर हम बात करें तो 2020 में ये शुरू हुई है। इसका जो मैक्सिमा फेज है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। यानी कि मैक्सिमा फेज मतलब जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और उसके जो ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो इनर कोरोना में विजिबल होते हैं, लाइकली विजिबल होते हैं, वो फेज निकल चुका है। ठीक है, इन रीजंस की वजह से साइंटिस्ट जो है वो प्लान करते हैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स एंड सोलर ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और वो भी ऐसी लोकेशन से जहां पर मैक्सिमम एक्लिप्स जो है वो एक्सपेक्टेड है वहां से तक, क्योंकि वहां से उनको जो व्यू वगैरह है वो सबसे अच्छा देखने को मिलता है। अब साइंटिस्ट यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्लिप्स के दौरान? जो इंडियन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है एट द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पेस साइंस इंडिया, IISER कोलकाता, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, has predicted the possibility of spotting multiple large scale streamers which are petal like structures। ठीक है, इस तरीके के कुछ पेडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये हालांकि कुछ नहीं है, दे आर ब्राइट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर्स रूटेड टू द सोलर सरफेस, मतलब जो सोलर सरफेस से जुड़े हुए लार्ज या ब्राइट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो हैं। ठीक है, और इन इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स को देखने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि सन की जो डिस्क है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नेचुरल एक्लिप्स के दौरान आप सन के कोरोना को ग्राउंड से भी देख सकते हैं। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो इस इवेंट के दौरान, मतलब सोलर एक्लिप्स के दौरान अगर स्पॉट हो जाते हैं, तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और एक स्पेक्टेकुलर बात होगी कि ये चीज़ें स्पॉट कर ली गई, तो इससे वो चीज़ें फिर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, सोलर एक्टिविटी वगैरह के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो यही बेसिकली आज के 2 आर्टिकल्स थे। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, यस दिस इज करेक्ट। UPI transactions can facilitate both person to person and merchant payments, yes. The Reserve Bank of India directly operates UPI as a payment service provider, नहीं। ठीक है, UPI रेगुलेट करता है NPCI को, है ना, तो बेसिकली UPI डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करता, तो थर्ड वन इज रॉन्ग, आंसर इज A, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज, consider the following statements regarding the challenge of zero merchant discount rate on UPI transactions. Zero MDR can reduce the incentive for payment सर्विस प्रोवाइडर्स टू इन्वेस्ट इन एंड मेंटेन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। जीरो एमडीआर बेसिकली जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंसेंटिव नहीं देता, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा उसके बदले में, है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको कोई इंसेंटिव नहीं है।
द गवर्नमेंट हैज यूज सब्सिडीज टू कंपनसेट इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स फॉर सर्टेन यूपीआई ट्रांजेक्शंस, यस, ठीक है, जो 2000 से बड़े वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए उनको सब्सिडाइज किया गया, लेकिन उससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। एमडीआर जो है दैट इज द फी चार्ज एक्सक्लूसिवली टू कस्टमर्स मेकिंग यूपीआई पेमेंट्स, नहीं, एमडीआर बेसिकली वो मैंने बताया कि जो मर्चेंट्स को पैसा देना पड़ता है वो है, कस्टमर से ये फी चार्ज नहीं की जाती, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर इज अगेन A1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज with reference to total solar eclipse, consider the following statements. It occurs when the moon comes between the sun and the earth and completely blocks the sun's disk for an observer in the path of totality. Yes, this is correct. The corona of the sun is normally difficult to observe because the bright solar disk overwhelms its faint light. Yes, this is also correct. The path of totality represents the entire region of earth from which a partial solar eclipse can be observed. नहीं, not partial but total, इसीलिए उसको totality कहा जाता है, तो this is wrong, तो answer is A1 and 2 only. Next is with reference to the solar corona and solar activity, consider the following statements. The magnetic field of the solar corona is associated with phenomena such as solar flares and coronal mass ejections. Yes. The approximately 11-year solar cycle is characterized by the change in the level of solar activity, including the number of sunspots. Yes. The total solar eclipse provides an opportunity to study the inner corona because the moon blocks the bright solar disk. Correct. Coronal mass ejections can potentially disrupt satellites and communication systems on earth. Correct. तो आंसर विल बी डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे सेशंस जो है वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें भी जो है इससे हेल्प होगी और हम इन सेशंस को, इन सीरीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर UPI ID और QR कोड दिया हुआ है, आप चाहे जितना भी अमाउंट थोड़ा बहुत यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए, होगी मुलाकात फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।